गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? चलिए, लास्ट क्लास मैंने एमपीपीएससी एमपी कांस्टेबल में जो प्रिपरेशन चल रही है अपनी जीके की, उसमें मैंने आपको भारतीय इतिहास को शुरू ही करा था। भारतीय इतिहास क्या है, भारत का इतिहास में क्या क्या पढ़ना है अपने को, उन चीज़ों को मैंने आपको स्टार्ट करी है। लास्ट क्लास में केवल मैंने भारत के बारे में इतनी जानकारी दी थी कि भारत का नाम भारतवर्ष, इंडिया या कहाँ से शुरू हुआ है, वो जानकारी दी थी। ओके, आज उसको आगे बढ़ाते हुए भारत के इतिहास को समझने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, भारतीय इतिहास इतना बड़ा है कि उसको समझने के लिए कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। भारतीय इतिहास को यहाँ लिख देता हूँ मैं। इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए मैंने क्या मतलब इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो डिवाइड किया गया है उसको प्राचीन भारत नाम दिया गया। प्राचीन भारत। सेकेंड, मध्यकालीन भारत। मित्रों, थर्ड जो इसको बांटा गया है वो आधुनिक भारत, मतलब आज का भारत, आधुनिक भारत। देखिए, भारत के इतिहास को समझने के प्राचीन भारत सबसे पहले वाला, मध्यकालीन उसके बाद क्या परिवर्तन हुए, फिर आधुनिक भारत, रिसेंट इंडिया। ओके, तो भारत के इतिहास को अपन इस तरीके से समझेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एंड आधुनिक भारत। बात करूं मैं प्राचीन भारत की। अब इस पार्ट को अपन एक एक से समझेंगे। पहला है अपना प्राचीन भारत। पहले पे चर्चा शुरू करें, प्राचीन भारत। ओके, प्राचीन भारत को समझना है अपने को। तो प्राचीन भारत को समझने के लिए कुछ जो स्रोत है उन पे बात करूं मैं। किन किन स्रोतों से प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है? तो प्राचीन भारत को समझने के लिए जो स्रोत है वो है धर्म ग्रंथ, पुराने सभी धर्मों के ग्रंथ। दूसरा, ऐतिहासिक ग्रंथ, इतिहास को याद रखने के लिए कुछ ग्रंथ लिखे गए, ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा, विदेशियों का विवरण। पहले क्या होता था, कुछ विदेशी लोग आते थे और वो भी भारत के बारे में कुछ ना कुछ विवरण लिख के जाते थे, विदेशियों का विवरण। नंबर 4, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। मतलब पुरानी इमारतें, उनको देख के भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और उनको किताबों में या ग्रंथों में लिखा भी गया है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास की जानकारी के जो प्राचीन भारत है उसके जो 4 स्रोत है जिनसे उसकी मुख्यतः जानकारी मिलती है, वो है आपका धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन 4 जगहों से प्राचीन भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। अब इन पर भी एक एक से चर्चा करें अपन। जैसे मैं बात करूं धर्म ग्रंथ की, तो प्राचीन भारत को समझने के लिए जो सबसे प्राचीन वेद है, धर्म ग्रंथ में वेद आते हैं। प्राचीनतम वेद अपना चल रहा है दोस्तों प्राचीन भारत। अब जब तक प्राचीन भारत चलेगा, प्राचीन भारत की हेडिंग लगा लीजिएगा। ओके, प्राचीन भारत को समझने के लिए जो वेद है
वेदों में इसकी सबसे ग्रंथों में आता है वेद। और पहले तो मैं बता दूं आपको, इन वेद की रचना जो की थी वो महर्षि कृष्ण ने की थी। महर्षि कृष्ण वेद के रचयिता थे। और वेद हुए 4 टाइप के। फर्स्ट ऋग्वेद, सेकेंड इज यजुर्वेद, थर्ड ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड फोर्थ अथर्ववेद। देखिए मैंने क्या बोला, प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए अपने को जो स्रोत मिले उनमें पहला मिला धर्म ग्रंथ। और धर्म ग्रंथ में सबसे पहला वाला, धर्म ग्रंथ में सबसे पहले वेद, जो महर्षि कृष्ण द्रपयन एवं व्यास ने इसकी रचना की। और उन वेद को 4 भाग, 4 वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों में भारत और प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, जिससे अपने को यह पता चलता है कि प्राचीन भारत में क्या होता था, कौन कौन से राजा हुआ, कौन कौन से वंश हुए और क्या क्या हुआ। अगर इसकी जानकारी चाहिए तो इन चारों वेद में मिलेंगे। एक एक वेद में क्या क्या मिला उस चीज को अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए प्राचीन भारत को समझने के लिए अपन एक एक वेद पे चर्चा करेंगे। पहला जो है आपका ऋग्वेद, पहला है ऋग्वेद पे चर्चा करें। ओके, तो ऋग्वेद किसको क्या कहा गया? ऋचाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को। ऋचाएं मतलब एक तरह का जैसे रामायण में होते हैं दोहा, है ना, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहा गया? ऋग्वेद कहते हैं। यहां लिखता हूं मैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध अध्ययन, ऋचाओं के क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध मतलब बड़े व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया गया, उसको ऋग्वेद कहा गया। ऋग्वेद का यदि संकलन मैं आपको बताऊं तो ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल प्लस 1028 सूक्त प्लस 10,462 ऋचाएं है ना। यदि शॉर्ट में अपन ऋग्वेद का एक्सप्लेनेशन देखें तो 10 मंडल प्लस 1028 सूक्त प्लस 10,462 ऋचाएं ऋग्वेद में है। ओके, अब इनकी जो ऋचाओं को पढ़ते हैं, ये जो आपकी ऋचाएं है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को, ऋचाओं को जो पढ़ते हैं मतलब स्टडी करते हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं की स्टडी करते हैं, उनको बोला जाता है होत्र। अलग कलर बता देता हूं मैं आपको, उनको बोला जाता है होत्र। जैसे कुलगुरु होते थे या इस समय, है ना, तो उनको बोलते होत्र। जो ऋचाओं का पढ़ के बताते थे, उनको समझ के बताते थे, उनको बोलते हैं होत्र। ओके मित्र, चलिए, तो ये था ऋग्वेद का एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन। और देखिए ऋग्वेद से क्या जानकारी मिली है। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, 8वां मंडल, अब मंडल की बात करें, ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है ना, ऋग्वेद के 8वें मंडल में ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋचाओं को खील, ये सब ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ऋचाओं को खील कहा जाता है।
ऋग्वेद के 8वें मंडल में ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। और उसके बाद जो वामन अवतार के 3 पगों का अध्ययन है, वामन भगवान विष्णु ने वामन अवतार के 3 पगों का इतिहास जो है वो कहाँ मिलता है? 3 पगों का इतिहास थी, है ना, तीनों लोक नाप लिए थे, उसका इतिहास जो मिलता है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। तो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपको, इसका इतिहास कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ओके, नाउ बात करूं मैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद तो यजुर्वेद के जो पाठ करता है उनको बोला जाता है, जो यजुर्वेद को पढ़ते हैं उनको बोलते अर्धव्यू। यजुर्वेद के पाठ करता उनको बोला जाता है अर्धव्यू। देखिए, मतलब इनको जो पढ़ के एक्सप्लेन करते थे उनको बोलते हैं अर्ध। दूसरी बात, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में, गद्य और पद्य दोनों में। ठीक है, आज थोड़ा समय की कमी होने के कारण मैं आपकी क्लास इतनी ही ले पाऊंगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके।